इसका सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जिसमें जन्म होता है राहुल गांधी का। इनके परदादा जवाहरलाल नेहरू आजादी से पहले भी एक महान लीडर थे और आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उनकी दादी इंदिरा गांधी जो भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री है और जिन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। चाहे लोग कितने ही आरोप लगाएं, कितने ही भारत की निंदा करें, कोई नहीं है दुनिया में जो कह सकता है कि आज भारत जितना मजबूत है हर प्रकार से, वैसे कभी भी वो नहीं रहा है। और यही नहीं, उनके पिता यानी राजीव गांधी भी भारत के छठे प्रधानमंत्री बने थे। And like the young everywhere, we are impatient. तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े राजनीतिक परिवार में जन्म लेना ऑलरेडी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको उस लेगेसी को और आगे बढ़ाना है जो सालों से चली आ रही है। और एट द एंड राहुल गांधी उसमें फेल हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिला। पप्पू आपके लिए मैं पप्पू। पर ऐसा होता क्या है? राहुल गांधी एक ऐसा लीडर जिसे लोगों ने सालों तक पप्पू कह के मजाक उड़ाया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने तो ये भी कहा कि राहुल गांधी एक ऐसा शहजादा है जो राजनीति के लिए नहीं बना, और राहुल गांधी एक ऐसा लीडर जिसकी लीडरशिप में कांग्रेस है वो अपना सबसे बुरा वक्त देखती है। जहाँ पे वो देश के इलेक्शन तो हार ही चुके थे, अपनी खानदानी सीट अमेठी भी हार गई थी। और ये सब देखने के बाद लोगों ने कहा था कि कहानी खत्म, दी एंड। लेकिन रुकिए, यही नेता कुछ सालों के बाद एक ऐसा कमबैक करता है कि आज के टाइम पे ये डिबेट हो रही है कि राहुल गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। राहुल गांधी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ? उस पप्पू की इमेज से लेके एक लीडर ऑफ ओपोजिशन, एक कैंडिडेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर और चैलेंजिंग नेता बनने तक का पूरा सफर आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, उनके स्ट्रगल को, उनके डाउनफॉल को और उनके पूरे करियर को। मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। राहुल गांधी को समझने से पहले हमें उनकी फैमिली को समझना होगा, और उनकी फैमिली कोई आम फैमिली नहीं थी। नेहरू गांधी परिवार। अगर हम इनकी फैमिली के थोड़े बैकग्राउंड की बात करें तो जो राहुल के परदादा थे यानी जवाहरलाल नेहरू, वो भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और इनकी दादी इंदिरा गांधी भारत की पहली और इकलौती महिला प्रधानमंत्री थी। और राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। 19 जून 1970 को इस गांधी फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, राहुल गांधी का। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे जो इंदिरा गांधी है वो देश की प्रधानमंत्री थी। जब इस पूरे परिवार का राजनीतिक इतिहास इतना बड़ा था तो सीधी सी बात है कि राहुल गांधी का जो बचपन है वो और बच्चों जैसा नहीं था। अगर राहुल गांधी की एजुकेशन की बात करूं तो वो दिल्ली के सेट कोलंबिया स्कूल में और देहरादून के दून स्कूल में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, और यहाँ तक सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उनके पास एक ऐसी लेगेसी थी जिसे बस उन्हें आगे बढ़ाना था। साल था 1984 और इस टाइम पे राहुल गांधी सिर्फ 14 साल के थे। तो एक खबर आती है कि उनकी दादी की, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई है। और हत्या करने वाले कौन थे? उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड्स जो राहुल गांधी के साथ बैडमिंटन खेला करते थे। अब राहुल गांधी उनको अपना एक दोस्त मानते थे, पर इस एक्सीडेंट के बाद राहुल गांधी की पूरी दुनिया ही पलट गई। तो देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई थी, तो जाहिर सी बात है सेफ्टी तो बढ़नी ही थी। तो राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी को उनके स्कूल से निकाल के घर में ही पढ़ाया जाने लगा। अब धीरे धीरे परिवार थोड़ा संभलने लगा, पर इसी के 7 साल बाद एक खबर आती है कि राहुल गांधी के पिता यानी राजीव गांधी जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, तमिलनाडु में एक रैली के दौरान एक सुसाइड अटैक में उनकी हत्या हो गई। तो सोच के देखिए कि इतना पुराना परिवार जो राजनीति में एक्टिव था आज़ादी के पहले से भी, और आज़ादी के बाद उसी परिवार के साथ उनके 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, इंदिरा गांधी जी की और राजीव गांधी की। तो 21 साल के राहुल गांधी ने अपनी दादी और अपने पिता दोनों को खो दिया था इस राजनीति की वजह से। अब शायद यही वो वजह थी कि राहुल गांधी है वो राजनीति से दूर होने लगे और उनके मन में राजनीति को लेकर एक डर और एक हेजिटेशन होने लगी।
अब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए और अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने के लिए वो देश छोड़ के दूसरे देश में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब अपने फादर की डेथ होने के बाद राहुल गांधी का अपने देश में रुक पाना सुरक्षित नहीं था, तो उनको पढ़ाई के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भेजा जाता है। पर वहां पे भी खतरा कम नहीं था, तो वो क्या करते हैं, वो अपना नाम है राहुल गांधी, उसको चेंज कर लेते हैं और अपना नाम रखते हैं राहुल विंची, जो उनका एक सुडोनिम था। अब इसी नाम को लेते हुए उन्होंने फ्लोरिडा के जो रोलिंस यूनिवर्सिटी है उससे अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल किया था और फिर लंदन के एक कंसल्टिंग फर्म में एक नौकरी भी की थी। मतलब सीधी सी बात है कि वो एक ऐसी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे जो राजनीति से कोसों दूर हो। लेकिन राहुल गांधी की किस्मत में शायद कुछ अलग लिखा था। वो जिस राजनीति से दूर जा रहे थे, एक टाइम पे वो उसी राजनीति का हिस्सा बने। साल 2004 में राहुल गांधी ने ये अनाउंस किया कि वो राजनीति के अंदर वापस आ रहे हैं और वो अपने पिता की ट्रेडिशनल सीट यानी अमेठी से अपना चुनाव लड़ेंगे। अब अमेठी एक ऐसा स्थान था जहाँ पे सालों से कांग्रेस है वो कभी नहीं हारी थी। तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन रखने के लिए और अपनी जो राजनीति में एंट्री है उसको अच्छा रखने के लिए शायद राहुल गांधी है वो अमेठी से चुनाव लड़े थे और उसका रिजल्ट भी यही हुआ और राहुल गांधी वो अमेठी का चुनाव जीत भी जाते हैं। अब उसी साल प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होते हैं और कांग्रेस है वो चुनाव जीत भी जाती है। अब था तो ये कि राहुल गांधी की मां यानी सोनिया गांधी है उनको प्रधानमंत्री बनना लगभग तय था, पर राहुल गांधी अंत में एक डिसीजन लेते हैं। वो इस बात के लिए बिल्कुल मना कर देते हैं कि उनकी मां को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि जैसा उनके पिता के साथ हुआ या जैसा उनकी दादी के साथ हुआ वैसा उनकी माँ के साथ भी हो। तो कांग्रेस मिलकर ये डिसीजन लेती है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बनाया जाए। अब 2009 के अंदर भी चुनाव होते हैं और राहुल गांधी फिर से अमेठी में चुनाव जीत जाते हैं। अब कांग्रेस है या इंडिया है वो राहुल गांधी को एक यूथ आइकन के रूप में देख रही थी। उन्हें लग रहा था कि राहुल गांधी है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी पर्टिकुलर टाइम पे राहुल गांधी है वो देश में कई जगह पे घूमते हैं, वो आम लोगों के बीच में जाते हैं, वो उनकी समस्याएं सुनते हैं, तो लोगों को उन पे काफी विश्वास। और जो राहुल गांधी का पॉलिटिकल ग्राफ है वो ऊपर उठता जा रहा था। लेकिन भारत की राजनीति में एक ऐसे नेता का उदय हुआ जिसने इस पूरी कहानी को ही बदल के रख दिया। बात आती है साल 2014 की। देश के अंदर नरेंद्र मोदी की एक वेव चल रही थी। मोदी जी ने एक बड़ा ही चतुर नैरेटिव सेट किया। नैरेटिव का मतलब कि एक विचार जिसे बार बार दोहराकर लोगों के मन में बिठा दिया जाए, और यही मोदी जी ने किया। और ये नैरेटिव था चाय वाला वर्सेस शहजादा। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि साल 2014 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस को सिर्फ 44 सीट मिली थी और यहीं से वो उनका डाउनफॉल है वो शुरू हो गया था। अब इस चुनाव के बाद जब लोगों ने मोदी जी को देखा तो लोगों को ये लगने लगा कि राहुल गांधी की बजाय मोदी जी है वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है और भारत के प्रधानमंत्री बनने के बिल्कुल लायक है। और जिस तरह से मैंने आपको एक पहले बताया कि एक नैरेटिव चला था कि चाय वाला वर्सेस शहजादा, तो लोग ये समझने लगे कि एक जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है जिस फैमिली की वो आज हार चुकी है और एक चाय वाला एक प्रधानमंत्री बन चुका है, क्योंकि वो एक आम आदमी रह चुका है, तो वो लोगों को ज्यादा अच्छे से समझेगा और भारत देश का विकास करेगा, जो उन्होंने किया। पर यहीं पे अगर हम दूसरी साइड देखें यानी राहुल गांधी जी को, सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं वो राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलाने लगे। अब राहुल गांधी है वो धीरे धीरे और ज्यादा कमजोर होने लगे और ये टाइम राहुल गांधी के लिए सबसे मुश्किल था जब 2019 का चुनाव आता है। कांग्रेस हार तो गई ही थी, साथ में राहुल गांधी जिस अपनी खानदानी पोस्ट पे खड़े होते थे यानी अमेठी में जहाँ पे वो हमेशा जीता करते थे, वहां पे भी आज वो हार चुके थे। स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी के अंदर राहुल गांधी को हरा दिया था, तो इस तरह राहुल गांधी अपनी खानदानी सीट पे ही हार गए और चारों तरफ से कमजोर तो वो पड़ ही चुके थे। लेकिन राहुल गांधी इस हार की जिम्मेदारी लेते हैं और अपने प्रेसिडेंट पोस्ट से इस्तीफा दे देते हैं। अब इसके बाद कुछ राजनीतिक पंडितों ने ये मान लिया था कि राहुल गांधी का करियर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और वो भूल गए थे कि जब कोई आदमी सब कुछ खो देता है तो उसके पास एक ऐसी होप होती है और वो कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती। और सेम यही किया राहुल गांधी ने। 2019 से लेकर 2022 तक राहुल गांधी लगभग गायब से थे, अपनी राजनीति से वो काफी दूर थे। पर 7 सितंबर 2022 को उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो राजनीति हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है, भारत जोड़ो यात्रा। तो इस यात्रा के अंदर राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यानी टोटल 3570 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा की। अब इस यात्रा ने राहुल गांधी की इमेज को पूरी तरह से बदल दिया। जो लोग उन्हें नॉन सीरियस नेता मानते थे, आज वो उनकी डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन को देख के हैरान रह गए थे, क्योंकि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने हर एक इंसान से मिलने की कोशिश की, हर एक वो काम करके देखा और हर किसी को समझने की कोशिश की, ताकि वो लोगों की समस्याओं को, उनके विचारों को अच्छे से समझ पाए। और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और इस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट यानी बीजेपी को और उनके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये समझ में आ गया था
बल्कि राहुल गांधी अब पहले वाले राहुल गांधी नहीं रहे। उन्होंने कहीं ना कहीं पे तो अपना थोड़ा डेवलप किया है, अपने कैरेक्टर को थोड़ा अच्छा किया है और एक अच्छे नेता के रूप में उभर रहे हैं। अब इसी यात्रा के दौरान एक पत्रकार ने राहुल गांधी से उनकी पुरानी इमेज के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं उस राहुल को मार चुका हूं जो आपके मन में बैठा हुआ है। अब ये सिर्फ कोई बयान नहीं था, बल्कि राहुल गांधी का एक अच्छे और नए नेता के रूप में एक उभरना भी था। इस यात्रा के बाद लोग उनको काफी पसंद करना लगे थे। लोग उनकी बातों को, उनके विचारों को और जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे और उनकी आम समस्याओं को सुनते थे, लोग उन्हें पसंद करने लगे थे। पर इतना काफी नहीं था। उनका असली टेस्ट होना था साल 2024 के इलेक्शन के अंदर। 2024 के जब चुनाव रिजल्ट आए तो सभी चौंके। हालांकि सरकार बीजेपी की बनी थी, पर कांग्रेस है वो 99 सीटें जीती थी। लेकिन उनकी सबसे सिंबॉलिक विक्ट्री वो थी जब उनके अमेठी के अंदर उनके करीबी नेता ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। चुनाव खत्म हुए पर राहुल गांधी को लोकसभा में ओपोजिशन का लीडर चुना गया। अब ये उनके 20 साल के करियर का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट था। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब है कि एक ऐसा पद जिसका जिक्र है वो संविधान में किया गया। और इसके बाद राहुल गांधी है वो ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा ऊर्जावान और हर किसी से मिलकर उनकी समस्याओं को समझने वाला एक ऐसे रूप में उनकी एक इमेज बनने लगी। और अभी अगर मैं करंट पोजीशन की बात करूं तो राहुल गांधी ने अभी वोट चोरी पे थोड़े ऐसे बयान दिए। उन्होंने बीजेपी पे एलिगेशंस लगाए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी जवाब मांगा। तो इस दौरान राहुल गांधी है वो एक उभरते हुए नेता और लोगों के बीच में एक विश्वसनीय इमेज बना रहे हैं। तो आखिर में कहानी जहाँ से शुरू हुई थी हम वहीं पे आकर रुके हैं। जैसे राहुल गांधी शुरुआत में एक अच्छे नेता बने थे अमेठी में जीत के, और उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। पर उस टाइम पे जो राहुल गांधी थे आज उसके बिल्कुल अपोजिट है और इंडियन पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके हैं। इंडियन अलायंस के नेता खुल के ये कह रहे हैं कि 2029 के जो चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होंगे। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो उन्होंने प्रूव कर दी है कि किसी भी इंसान को कम नहीं आंकना चाहिए। उनकी स्ट्रगल और कमबैक की स्टोरी ने एक परफेक्ट एग्जांपल दिया है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।